Everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 8 Civics Chapter 1 Indian Constitution. Today in this video we will discuss very important multiple choice question of this chapter which are very important for all competitive examinations including REET, CTET, HTET, MPTET, UPTET and BSTC and all other teaching and banking, UPSC and all other state board examinations. So don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Don't forget subscribing. तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के चैप्टर नंबर 1 8 सिविक्स के इस चैप्टर के MCQ प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन विच डे। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 एंड डी 30 जनवरी 1950। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड और एनफोर्स्ड ऑन 26 January 1950. C is the correct answer. Second, who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? इनमें से कौन भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Third, select the date on which the Indian Constitution was passed by the Constituent Assembly. उस तारीख के बारे में बताइए जिस दिन भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा पास किया गया, पारित किया गया। तो आंसर के ऑप्शंस हैं ए ऑन 26 मार्च 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी ऑन 26 नवंबर 1949 एंड डी नन ऑफ द अबोव। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्यू की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर गिवन बिलो, पिक आउट द इनएप्रोप्रिएट वन। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण जो फीचर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट जो है उसको आपको टिक करना है, पिक आउट करना है। ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। भारतीय संविधान जो है हमारे देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को डिफाइन करता है। बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। भारतीय संविधान बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। और डी इट ऑल्सो कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी। इस संविधान में भारत के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, स्पेशली ओबीसी या बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें पिछड़ी जातियां जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए विशेष प्रोविजंस की व्यवस्था भी है, उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, ये संविधान की विशेषता है। ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी सही नहीं लग रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि भारतीय संविधान कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये गलत है। भारतीय संविधान जो है इट कैन बी अमेंडेड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेट अप इन। भारतीय संविधान सभा जिसने भारत के संविधान को, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया था, वो कब स्थापित की गई? ए 1947, बी 1949, सी 1945 और डी 1946। तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 1946 में और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द। भारतीय संविधान को स्वीकृत किसने किया था? ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी गवर्नर जनरल और डी ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारतीय संविधान को स्वीकृत किया था भारत की ही संविधान सभा द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री आर गिवन बिलो। ठीक है, नीचे किसी भी देश के संविधान से संबंध में कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं, सेलेक्ट द वन दैट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से संविधान के संबंध में जो सही हो उस वाक्य को चयनित कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ ए कंट्री। संविधान जो है उन सिद्धांतों का वर्णन करता है जो किसी भी देश के निर्णयों को लेने में सहायता करते हैं। बी, द रूल्स एंड द लॉज आर स्पेशली क्रिएटेड टू सूट द नीड्स ऑफ ए कंट्री। इसमें जो रूल्स और लॉज होते हैं वो उस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लॉज टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन नियमों और कानूनों को भी बनाता है जो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर 8th क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री इज कॉल्ड। किसी भी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार जो होती है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। बी, फेडरलिज्म यानी संघीय व्यवस्था। सी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। या डी, मोनार्की, तानाशाही। तो एक से ज़्यादा स्तर की सरकार की जो व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है संघ राज्य या फेडरलिज्म, संघीय शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. Now question number 9th, right against exploitation doesn't include with prohibition. Which prohibition? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो इनमें से किस बिंदु का प्रोहिबिशन या किस बिंदु पर रोक नहीं लगाता है? मतलब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का बिंदु नहीं है वो बताना है आपको। ए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, जो है मनुष्य का व्यापार जिसको कहते हैं अवैध व्यापार। बी, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, जबरदस्ती श्रम कराना। सी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना। और डी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ट्रैफिकिंग भी आता है। फिर उसके बाद जो है दूसरा फोर्स लेबर को भी ये प्रोहिबिट करता है, और चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स एज की जो एम्प्लॉयमेंट को भी प्रोहिबिट करता है। तो ये तीनों को प्रोहिबिट करता है, लेकिन अनटचेबिलिटी इज पार्ट ऑफ राइट टू इक्वेलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट नहीं है। 10th क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है, जिसमें नीचे दिए गए ऑप्शंस के आधार पर आपको असर्शन और रीजन का आंसर देना है। कौन सा सुटेबल है, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन रिगार्डिंग द असर्शन एंड रीजन। असर्शन है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं। दिस राइट फॉल्स अंडर राइट टू इक्वलिटी, और ये जो व्यवस्था है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत की गई है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल सही कोटेशन है, सही सेंटेंस है। रीजन है द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मानवीय व्यापार और जबरदस्ती श्रम जो है, जबरन श्रम को रोका गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है असर्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं दिखता है, क्योंकि असर्शन जो है राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, जबकि रीजन जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए, लाल बहादुर शास्त्री। बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी, जवाहरलाल नेहरू। और डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, जो राज्यों की विधानसभा द्वारा चयनित हुए थे। बी, ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, सिर्फ राज्य या रियासतों के प्रतिनिधि थे। सी, इलेक्टेड डायरेक्ट बाय द पीपल, लोगों द्वारा जो है चयनित किए गए थे, इलेक्शन जो है प्रत्यक्ष रूप से चयनित। और डी, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, इसलिए ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, राज्यों की जो असेंबली थी उनके द्वारा ये चयनित थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। 13 क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, फिर से असर्शन है इसका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं A, B, C और D, ठीक है, इन चारों को जो है आधार पर आपको असर्शन रीजन को रीड करना है और फिर इनमें से सही ऑप्शन का सेलेक्ट करना होता है। तो जो असर्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। रीज़न है इसका, दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे सिंस 1930। और इस 26 जनवरी को आज़ादी से पहले जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है रिपब्लिक डे इसका सही आंसर नहीं है। दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1930। इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। तो यहाँ पर असर्शन इज द करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। असर्शन रीजन में आपको दोनों ही स्टेटमेंट को, असर्शन और रीजन को पढ़ना है और सबसे पहले क्या करना है, दोनों की ट्रूथनेस को फाइंड आउट करना। दोनों स्टेटमेंट सही है ये फाइंड आउट करना और फिर उसके बाद दोनों के बीच अगर रिलेशन है तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अगर रिलेशन नहीं है देन ऑप्शन बी आंसर सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन उसका गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इज द correct answer. Now we move on to the next question, question number 14. 14 question है, who had presented the objective resolution in Constituent Assembly? संविधान सभा में किनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स उद्देश्य प्रस्ताव। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज नोन एज। धर्म का राज्य से अलग होना क्या कहलाता है? ए सोवरिन सार्वभौम, बी फेडरलिज्म संघराज्य, सी सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता और डी कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता। तो धर्म को राज्य से अलग रखना उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता, दैट इज सेकुलरिज्म। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now, 16th question, a written document in which we find rules is called। वह लिखित दस्तावेज जिसमें नियम कानून लिखे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसे संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियम कानून लिखे जाते हैं। 17th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? भारतीय संविधान इनमें से किस समय काल में या अवधि के दौरान, कितनी अवधि के दौरान जो है लिखा गया था, तैयार किया गया था? ए 3 ईयर्स 3 सालों में, बी 2 साल 11 महीने 18 दिन में, सी 3 साल 11 महीने 18 दिन में या डी 2 साल में। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है 9 मार्च 1946 से लेकर 26 नवंबर 1946 को। ठीक है, फिर 18 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? संविधान इनमें से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है? ए टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डजंट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक जो डोमिनेंट ग्रुप है वह कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन या अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करे। तो बिल्कुल सही है, संविधान इस तरह की व्यवस्था करता है। दूसरा, द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे राजनेताओं द्वारा जो पावर का मिसयूज किया जाता है उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो तीनों ही ए बी सी तीनों यहाँ सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? ए डिवीजन ऑफ पावर्स, तो भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया इसलिए ये है।
फेडरलिज्म संघ राज्य भारत है, तो ये भी सही है। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत एक है, यह भी सही है। कम्युनलिज्म यानी होता है सांप्रदायिकता, तो ये नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म इज नॉट की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 20 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ या तात्पर्य है राइट टू वोट फॉर ऑल वेल्दी मेल्स, सारे जो धनी पुरुष हैं उनको वोटिंग का अधिकार। बी ये जो है ये गलत है। बी वोटिंग राइट टू ऑल मेल्स, सभी पुरुषों को जो मत का अधिकार, ये भी नहीं होता है। वोटिंग राइट फॉर फीमेल्स, महिलाओं को वोट का राइट, इसे भी नहीं कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार का मतलब होता है वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट, सभी वयस्कों को मत देने के अधिकार कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 21 विच इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में कानून बनाने वाली संस्था इनमें से कौन सी है? लोकसभा, बी राज्यसभा, सी सुप्रीम कोर्ट और डी पार्लियामेंट। तो भारत में कानून बनाने का काम लोकसभा अकेले नहीं कर सकती है, राज्यसभा भी अकेले नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता नहीं है, लागू मतलब न्याय प्रदान करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पार्लियामेंट कानून बनाती है। ठीक है। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा भारतीय सरकार का अंग नहीं? तो सरकार के देयर आर 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज नॉट द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, हु प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, इनमें से कौन सरकार के मनमाने निर्णयों के विरुद्ध लोगों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है? शक्तियों के मनमाने उपयोग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, रक्षा प्रदान करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, बी फेडरलिज्म, सी सेकुलरिज्म और डी फंडामेंटल राइट्स। तो सरकार की मनमाने शक्तियों के उपयोग से रक्षा प्रदान करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो हमें जो है मनमाने उपयोग से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ their रिलीजन, कास्ट और सेक्स, इट इज़ द राइट टू, किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म, उसकी जाति या लिंग के आधार पर जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अधिकार है? ए राइट टू फ्रीडम, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी राइट टू इक्वलिटी और डी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये जो किसी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, ये समानता का अधिकार है, तो ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी इज द करेक्ट आंसर। 25, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस इज, वह अधिकार जिसमें हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं देश में, और साथ ही साथ किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, उसे कौन सा राइट कहा जाता है? ए राइट टू फ्रीडम, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी राइट टू इक्वलिटी और डी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो वह अधिकार जिसमें देश में कहीं पर भी रहा जा सकता है और कोई भी व्यवसाय किया जा सकता है, वो होता है ए राइट टू फ्रीडम। तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question 26, the constitution prohibits trafficking, forced labor and children working under 14 years of age is, वह संविधान का वह अधिकार जो जिसमें मानवीय व्यापार, जबरन श्रम और बच्चों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई, वो कौन सा अधिकार है? तो हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन, all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture is the right of, सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई आधार पर जो है अपने अपने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ये कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है? तो ऑप्शन ए है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और डी राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अधिकार है जिसमें माइनॉरिटीज़ अपने धर्म और भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ऑप्शन सी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शैक्षणिक एवं
सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव ऑन टू द 28th क्वेश्चन. 28वां प्रश्न जो है वो है, दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट इज द राइट. यह जो अधिकार है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को कोर्ट जाने का, अदालत जाने का अधिकार प्रदान करता है यदि उन्हें उनके मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं. तो ये कौन सा अधिकार है? ए राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. सी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार. और डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार. तो ये जो अधिकार है जिसके अंतर्गत हम अपने मौलिक अधिकार न मिलने की स्थिति में अदालत जा सकते हैं, उस अधिकार को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार. डी राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 29th क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी वॉज रिमूव्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू. छुआछूत या अस्पृश्यता को भारतीय संविधान द्वारा जो है उन्मूलन कर दिया गया कौन से अधिकार के अंतर्गत? ए राइट टू फ्रीडम, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी राइट टू इक्वलिटी और डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. तो अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत. ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी इज द करेक्ट आंसर. अब आते हैं हम इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर. 30वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में दिए गए व्यक्तित्व की पहचान कीजिए, ये कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी सरदार पटेल. तो इस पिक्चर में जिनकी छवि हमें दिखाई दे रही है वो हैं डॉक्टर अंबेडकर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा, जिसमें नए चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए. सी टेट, रीट, एच टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, जितने भी टेट शैक्षणिक और टीचिंग जॉब रिलेटेड हैं. इसके अलावा यूपीएससी और ऑल स्टेट जो पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और ये क्वेश्चंस. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. वंस अगेन, गुड बाय टू ऑल.